जो चैप्टर था कि पहले का जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट करा दिया है, मोशन इन अ प्लेन, उसे कर लिया आप लोगों ने, नोट्स बना लिए? यस सर। और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल करते रहिएगा। लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कराने के बाद में उस चैप्टर पे हम आएंगे, या बीच में किसी दिन आ जाएंगे, ठीक है? मतलब बीच में भी आ सकते हैं, फिलहाल आप धीरे धीरे लगाइए क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हमने इसके पहले थोड़ा सा शुरू किया था। हमने पहली बात बताई थी फोर्स क्या होता है, क्या बताया गया था कि फोर्स एक प्रकार का धक्का होता है, पुश या पुल होता है, जो किसी बॉडी की जो पोजीशन को चेंज कर सकता है या टेंड्स टू चेंज कर सकता है, मतलब चेंज भी कर सकता है और चेंज करने की कोशिश कर सकता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है, किसी बॉडी की स्पीड को चेंज कर सकता है, किसी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन को कर सकता है, और किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, ये बता दिया था हमने। इसके बाद एक चीज बताई थी, एरिस्टोटल फैलेसी। क्या था जरा बताएं, व्हाट वाज एरिस्टोटल फैलेसी? एरिस्टोटल फैलेसी क्या था? सर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग्स में उन्होंने कहा था कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है हमेशा। तो ये फैलेसी था, तो सही बात क्या थी? सर गैलीलियो ने स्टेटमेंट को रिजेक्ट करके फिर बोला कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, सर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिंग फोर्सेस को काउंटर करने के लिए, मींस उसको अपोज करने के लिए, उनसे फेस करने के लिए ही उसकी जरूरत पड़ती है। मतलब बॉडी को चलाने के लिए नहीं चाहिए, बॉडी को कोई रोकता है बार बार, वो उसको काउंटर करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद हमने बात इनर्शिया की थी। लॉज ऑफ, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को। लॉज ऑफ इनर्शिया लिखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, देखो इनर्शिया जो वर्ड बना है वो इनर्ट गैस से बना है। इनर्ट, इनर्ट गैस क्या होती है? मतलब इनर्ट वर्ड है, मैं गैस की बात नहीं कर रहा हूँ। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट हम हटा देते, गैस डाल देते। इनर्ट का मतलब होता है जो कुछ ना करे। इनर्ट गैसेस क्या होती है? जो कहीं भी कोई रिएक्शन नहीं करती है, यानी कुछ भी ना करने का जो वो है उसको इनर्शिया कहते हैं। यानी कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज अपने आप नहीं कर सकती, उसको इनर्शिया कहते हैं। तो लिखिएगा, inertia is an inherent, inertia is an inherent property of material. Inertia is an inherent property of material due to which it is unable to change its condition of motion, to change its condition of motion, that is rest or uniform motion or direction, that is rest or uniform motion और डायरेक्शन। हमने कहा इनर्शिया किसी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। जरा इस वर्ड को पकड़िएगा, फिजिक्स की भाषा में एक वर्ड आता है इनहेरेंट। इसको जानते हो क्या होती है? इसका मतलब क्या होता है? इनहेरेंट का मींस पहले जो, सर मैं बायोलॉजी की टर्म्स बता रही सर। हाँ तो बताइए सर। इनर्शिया की डेफिनेशन वापस रिपीट कर दो सर प्लीज। inertia is an inherent property. Inertia is an inherent property of material, मतलब किसी मटेरियल की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं इनहेरेंट पे आता हूं। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट इज अनेबल टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन, टू चेंज इट्स कंडीशन ऑफ मोशन। अब कंडीशन ऑफ मोशन क्या हो सकता है?
तो लिखेंगे दैट इज रेस्ट और मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? हाँ बताएं, इनहेरेंट की आप क्या बता रही प्रॉपर्टी? इनहेरेंट मीन्स पहले से मतलब पेरेंट्स से चाइल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स आती, मीन्स पहले से ही जो चीजें थी उससे हम अपने अंदर गेन करें। पेरेंट्स से फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उसके बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। बायोलॉजी के टर्म में जो आपने किया लगभग फिजिक्स में वही चीज है। इनहेरेंट का मतलब होता है इनबिल्ड प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब क्या होता है? इनबिल्ड प्रॉपर्टी। जैसे एक चीनी है, चीनी का छोटे से छोटा टुकड़ा भी उठाएंगे तो मीठा होगा, तो मिठास उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे स्टूडेंट पढ़ने में, कह सकते हैं। हाँ मतलब बिहेवियर, हाँ जो उसका नेचुरल बिहेवियर। जैसे टीचर yes. चाहे अच्छा पढ़ो, टीचर को लगता है कि सामने वाला कुछ कम पढ़ रहा है, तो टीचर की ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसा सोचता ही है। ठीक है। तो यानी किसी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? देखिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। 2 है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर इनकी डेफिनेशन दें तो एक सिंपल लैंग्वेज लाइन में कह सकता हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता। वो रेस्ट में है तो उसको धक्का मारो तो चलेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है कि अपनी मोशन में है तो मोशन में, देखो जिसमें वो पहले से है वो उसकी इनर्शिया होती है। समझ बात नहीं आई? मतलब जिसमें वो पहले से है। जैसे हमने कहा कि कोई गाड़ी चल रही है, चलते चलते रुक गई और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे जो है झुक गया, तो इस चल रही थी फिर रुक गई। अब बताइए इसमें इनर्शिया किस चीज की थी? रेस्ट की थी या मोशन की थी? जो पहले था वो इनर्शिया कहलाएगी। पहले वो किसमें थी? मोशन में थी, तो उसकी इनर्शिया कौन सी कहलाएगी? मोशन की कहलाएगी। तो अब डेफिनेशन लिखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बहुत शॉर्ट में हम लिखवाएंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है कि किसी बॉडी को रेस्ट में रहने की जो उसकी टेंडेंसी होती है उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। तो लिखिएगा द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट, टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट is called inertia of rest, is called inertia of rest। अब जितनी भी हम इनर्शिया लिखवाएंगे बस इसी को चेंज करते रहिएगा। नेक्स्ट लिखिए। अब इसको हम डिफाइन बाद में करेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन, जो आपने पिछली वाली डेफिनेशन बताई है उसी को बढ़ा दो, उसमें जहां पर रेस्ट बोला है वहां लगा दो यूनिफॉर्म मोशन। तो लिखिए द टेंडेंसी ऑफ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी to remain in its state of, the tendency of body to remain in its state of uniform motion, uniform motion is called inertia of motion, is called inertia of motion। नेक्स्ट है inertia of direction। अब inertia of direction में ये डेफिनेशन फिट हो रही है। inertia of direction में ये वाली डेफिनेशन कि आप मोशन की जगह डायरेक्शन बता दीजिए, डेफिनेशन फिट हो रही है? नहीं हो रही है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि किसी बॉडी में जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो लिखिएगा द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, टू चेंज बाय इटसेल्फ अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, इटसेल्फ अ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत जल्दी नहीं बोल रहे हैं, बहुत धीमे बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। इज कॉल्ड इनर्शिया,
the inability of body to change its direction of motion, to change itself, its direction of motion, is called inertia of direction. जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, कोई बस सीधे जा रही है तो हमारी बॉडी भी बस के साथ सीधे जा रही है, और बस एकदम से मुड़ गई तो हमारी बॉडी नहीं मुड़ पाती, हम सीधे ही जाते हैं। अब क्योंकि बस है इसलिए हम ऐसे झुक जाते हैं, अगर बस ना होती वहां पर कोई 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 टेक ना होता तो हम गिर जाते। ये क्या है? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अच्छा, इनर्शिया को मेजर कौन करता है? उस बॉडी का मास। एक नोट लिख लीजिएगा, मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मतलब इनर्शिया मेजर किससे होती है? मास से होती है। तो एक नोटिक लिख लीजिएगा, मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब लिखिए, न्यूटन साहब ने अपने इनर्शिया पर बेस्ड और भी तरीके से अपने 3 नियम दिए, उन्हें बाद लिखिएगा। लिखिए लीनियर मोमेंटम। नए नए वर्ड आएंगे, जरा सावधान के पढ़िएगा। कुछ चीजें आपने 10th लेवल में पढ़ी है, कुछ चीजें नई नई आएंगी यहाँ पर। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टम समझिएगा। दो लोग लड़ रहे थे, एक हल्के फुल्के थे, एक भारी भरकम थे। अब भारी भरकम ने हल्के वाले को धीरे से धक्का मारा, वो गिर गया, और जो दुबले पतले थे, पतले से एपी वाजपेयी की तरह, अब वो उसको धक्का मार रहे हैं, वो गिर ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे गिराया जाए? तो एपी वाजपेयी दूर से आए, बड़ी तेज से दौड़ते हुए उसके पेट में घुसेड़ दिया अपना सर, वो गिर गया। सही मैं कह रहा हूं? ऐसा हो सकता है ना? तो मेरे पास मास नहीं था, तो हम दौड़ के उसको गिरा दिए, बहुत तेज से आके उसको ऐसे पैर ऐसे होकर मार दी, और उसके पास मास था तो बिना दौड़े ऐसे धक्का मार के हमको गिरा दिया। क्या इसमें शो हो रहा है कि मास और वेलोसिटी का कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा नहीं लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? तो इन्होंने कहा भाई देखिए, जैसे 2 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां सेम मास की हैं, अगर दोनों में कोलिजन हो जाए तो जिसका मास ज्यादा हो, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा सामने वाले को डैमेज करेगा। अगर 2 गाड़ियां सेम वेलोसिटी चल रही हैं और टक्कर हो जाए तो जिसका मास ज्यादा हो जाए डैमेज करेगा। यानी वेलोसिटी और मास में कुछ कनेक्शन है। तो एक क्वांटिटी बनाई गई, तो लिखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टू इट्स वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टू इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। जहां पर हमने वेलोसिटी लिखा ना, उसको लिखो लीनियर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी 2 होती है, एंगुलर बताई थी हमने। द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी is called linear momentum, and given by P is equal to mass into velocity, P is equal to mass m हो गया into velocity v हो गई। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। ठीक है, अब बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? अगर मैं आपसे कहूं कि इस लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या है, तो क्या कहेंगे आप? बताओ, बनाइए। kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। और मैं अगर कहूं इसकी डायमेंशन क्या होगी? mlt -1। mlt -1 नहीं, mlt इनवर्स 1, या तो mlt टू पावर -1 बोलिए, अदरवाइज हम लिखेंगे t -1। कहा तुमने सही है। हमने आपको जब डायमेंशन पढ़ाया था तो हमने कहा बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आगे पढ़ेंगे, तो जो जो फार्मूले मिलते रहे उसको बिना कहे उसकी डायमेंशन लिखते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ कुछ स्पेशल केसेस लेके चल रहे हैं, स्पेशल केसेस।
समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम कह रहे थे कि भाई अगर दो सेम मास की बॉडी आपस में टक्कर करती हैं तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम किससे रिलेटेड है वो अभी बाद में बात किया जाएगा। स्पेशल केस पहला हम लेते हैं कि अगर इफ m1 इज इक्वल टू m2, हमने क्या क्या माना, हमने दो बॉडी का मास सेम मान लिया और क्या मान लिया, m मान लेते हैं सेम, हमने m मान लिया। तो बताइए पहली बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू वी, दैट इज m1 इंटू v1, दैट इज m इंटू v1, क्योंकि हम दोनों बॉडी का मास क्या मान रहे हैं, सेम मान रहे हैं। एंड P2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 इंटू v2, दैट इज m इंटू v2। नाउ अगर P1 अपान P2 निकालते हैं तो V1 अपान V2 होगा कि नहीं होगा। अगर हम मान लें कि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2 तो वी कैन से P1 इज ग्रेटर देन P2। क्या आपने शो किया कि अगर दो सेम मास की बॉडी हैं तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। आप सही कहा मैंने, तो लिख लीजिएगा, नोट करिए इसको। बता दीजिएगा जब लिख लीजिएगा। हो गया। तो इसका हम स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं, स्टेटमेंट अपने आप क्लियर आपको है कि टू बॉडीज आर हैविंग द सेम मास, ग्रेटर द वेलोसिटी विल हैव ग्रेटर द लीनियर मोमेंटम। लिखना चाहो लिख लो कि टू बॉडीज आर ऑफ द सेम मास। सर प्लीज डोंट इरेज इट। हाँ ठीक 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 ठीक, इसके लिए जब आप कहेंगे तभी इरेज होगा। तो पहला स्पेशल केस है, अगर दो ऐसी बॉडीज हैं जिनकी मास सेम है तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर दो गाड़ी सेम मास की हैं उनमें कोलिजन होता है तो हैवी मास की बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। विजिबिलिटी ठीक है ना। यस सर, विजिबिलिटी ठीक है। तुमसे हमने कहा था आपने इंटरनेशनल बोर्ड का सिलेबस जरा भेज दीजिएगा। 11th का है, तुम 11th तो होगा नहीं। यस सर, 11th का मतलब कि अभी तक निकला नहीं है। IB ना अभी शुरू नहीं हुए इनके स्कूल। 10th का जरा भेजिएगा हमारे पास। यस सर, 10th का मैं भेज सकता हूँ 100%। मैथ्स और फिजिक्स का भेजिएगा, क्या है, ठीक है। यस सर, 100% मैं आपको भेज देता हूँ। हम्म। सर मैं हो पिछले साल का भेज दूँ, मतलब कि जिस साल में था स्कूल के अंदर उस साल का भेज दूँ आपको। जो भी सिलेबस देखने का मतलब है। सर उनका सिलेबस चेंज होता रहता है ना, वही चीज़ है। फिलहाल कितना चेंज हो जाएगा, कोई फिजिक्स का कोई वहाँ थोड़ी आसमान में थोड़ा कूद जाएंगे, रहेंगे तो पृथ्वी के ऊपर ही। यस सर, मैं भेजता हूँ आपको। जरा सेकंड केस देखिएगा। अगर 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 हम मान लें कि दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम है और दोनों की वेलोसिटी हमने मान लिया v, लेट मान लिया,
तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V। इसका स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है कि ग्रेटर द वेलोसिटी हैव द ग्रेटर द लीनियर मोमेंटम। और P2 इज इक्वल टू क्या होगा, M2V। नाउ अगर हम P1 अपान P2 निकालेंगे तो क्या आएगा, M1 अपान M2। क्या दिख रहा है आपको कि अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 देन P1 विल बी ग्रेटर देन P2। हमने क्या देखा कि अगर दो बॉडीज है उनके सेम वेलोसिटी चल रहे हैं तो जिनका मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। हो गया समझ में, जरा लॉजिकली समझने की कोशिश करिएगा कहीं क्या रही है। भाई सिंपल सी बात है, दो बॉडी सेम वेलोसिटी से जा रही हैं, दोनों में अगर कोलिजन हो जाता है तो जिसका मास ज्यादा है वो कम मास वाले को ज्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि मास वाले के पास मोमेंटम ज्यादा होता है। अच्छा, तीसरा केस लेके चलते हैं। ये हो गया ना इधर का, इधर का हो गया है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तीसरा केस कह रहा है कि अगर मान लिया दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है, थोड़ा सावधान। तीसरा केस ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया कि P1 इज इक्वल टू P2 है, यानी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब जरा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे तो बात की बात है, थ्योरेटिकली समझिएगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट है, मान लिया 100 आना चाहिए, इधर भी 100 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ मास को बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। भाई अगर मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए तो एक डिजिट बढ़ेगी तो दूसरी डिजिट कम होनी चाहिए। तो यानी कि यहां से अगर M1 अपान M2 निकाले, M1 अपान M2 निकाले तो यहाँ V2 अपान V1 आएगा। अब जरा समझिएगा, अगर मैथमेटिकली हम समझें, इसका न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो इसका भी न्यूमरेटर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू सेम आएगी। तो यानी अगर M1 ज्यादा है तो यहाँ V2 ज्यादा है, मतलब अगर एक का मास ज्यादा है तो दूसरे की वेलोसिटी ज्यादा होगी। यानी कि अगर इफ M1 is greater than M2 implies V1 will be less than V2। यानी अगर ग्रेटर द मास की बॉडी है, अब जब समझिएगा एक का मास ग्रेटर है उसकी वेलोसिटी भी ग्रेटर हो जाएगी, और दूसरा मास भी कम है वेलोसिटी भी कम है, तो क्या मास और वेलोसिटी का दोनों बॉडी का प्रोडक्ट सेम आएगा? नहीं सर, नहीं एक, आएगा। भाई एक का मास भी ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं हो सकता ना। तो सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट सेम करना है तो एक नंबर इधर बड़ा होगा तो वो उधर छोटा होना चाहिए। यानी अगर इसका मास ज्यादा तो उसका मास कम होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। यस सर। अब कभी कभी क्या होता है कि दो बॉडी एक साथ मिलकर के वेलोसिटी क्रिएट करती है, जैसे हमने मास, बुलेट और गन, बुलेट और गन अलग हुआ ना, हाँ ठीक है, गन के अंदर बुलेट होती है। तो बुलेट और गन को हमने चलाया तो उसमें गन भी चलती है बुलेट भी चलती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। जहां पर दो या दो से अधिक चीजें मोशन में होती है, दो या दो से अधिक चीजों का मास होता है, तो लिखिए मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। ये बार बार यूज होगा इसलिए हम इसको समझा रहे हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मोमेंटम बोले तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अगर हम मान लें कि इफ M1 and M2 be the masses of two particles, masses of two particles, and their velocities are V1 and V2, then momentum of system P is equal to M1 V1 plus
m2v2 लिखा जाएगा। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप कि बुलेट एंड शॉट। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं बुलेट एंड शॉट। या जैसे मान लिया हम जाके आपसे टकरा गए, रास्ते में जा रहे थे, एकदम से दौड़ते हुए आज टक्कर हो गई, ठीक है, तो टक्कर होने से दोनों के मास अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे ही नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये भी मोमेंटम ऑफ सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम की पूरी कहानी समझ में आई, मोमेंटम का खानदान। मेन एक ही डेफिनेशन है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा? दोनों का मास इक्वल हो जाए, दो बॉडी है तो क्या होगा, इसके बारे में हमने पूरा बताया। अब पहले नोट करिए इसको। सर सर ये वो M1 बीच में V1 और प्लस है M2 ना? V2 में क्या है बीच में? अरे ये गंदा है, ये प्लस बनाया था, फिर मैंने घिनापन कर दिया थोड़ा सा, सिस्टम बनाया ना इसलिए प्लस कर दिया। क्या हो गया, क्या होता है? इसको आप बुलेट एंड गन लिख दीजिएगा। बुलेट, बुलेट किसको कहते हैं? वो बंदूक को, वो तो गोली को कहते हैं ना। और एंड गन क्या होती है? जिसके अंदर होती है गन। बुलेट एंड गन, ये सिस्टम हो गया जाकर के। ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, टफ नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए फिजिक्स का मतलब ही आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है हर चीज। ठीक है, जो घटनाएं हो रही हैं उसी के बारे में पढ़ाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर फिजिक्स स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो मास्टर गड़बड़ है। नहीं, ऐसा मतलब कहते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उसी चीज को हम समझा रहे हैं। तो अब कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ अब तो समझ हमको नहीं आ रही है, तो गड़बड़ तो तुम ही हो। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो पहले हेडिंग थी वाली। ये मासेस है एंड मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स, वो तो पहले वाली हेडिंग थी। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स आपने क्या कहा? एक्चुअली में सही बताएं तो पहले से गैलीलियो साहब बता गए थे, लेकिन गैलीलियो ने बताया ना, गैलीलियो बेचारे बहुत पहले गए। जितने भी ये क्रिश्चियन लोग थे इन्होंने हालत खराब कर दी। इसमें कोई क्रिश्चियन है तो नहीं, उसको बुरा मत मानिएगा, वो मैं उन क्रिश्चियन की बात कर रहा हूँ, वो पहले जमाने वाले। तो गैलीलियो के ही नियम थे, गैलीलियो दे चुके और नाम उन्हीं का आता, लेकिन न्यूटन का आ गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ना जाए। समझ में आई बात? तो लिखिएगा, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। देखिए, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in uniform motion will keep moving, and a body in uniform motion will keep moving in the same direction, in the same direction, in the same direction, unless an external force is applied on it. Unless an external force is applied on it. तो पहला लॉ समझ में आ गया। This law is also known as law of inertia. This law is also known as law of inertia. सर कैन यू रिपीट? कहां तक लिखा आपने? सर मेरी सर ऑडियो लिखिए। कट हो रही थी सर, मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुन पाया आवाज। अच्छा, मैं तो बोल रहा था, लिखो। अच्छा, a body at rest will remain at rest, पहली बात लिख लिया। A body at rest will remain at rest.
अब आवाज आ रही है? यस सर, अब आवाज आ रही सर, हो गया सर, ब्रेक लिया सर, रेस्ट कर। and a body in uniform motion will keep moving in the same direction unless an external force is applied on it. समझ में आई बात? कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो सेम डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, देखिए दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी इनर्शिया के बारे में बात कर चुके थे, 3 प्रकार की इनर्शिया होती है। समझ में आई बात? नहीं आई? एक्चुअली वो उसमें कहना क्या चाहते थे, वो कहते थे बॉडी अगर रुकी हुई है तो नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? कुछ उसके ऊपर अप्लाई कर, नहीं कुछ उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? बोले वो जो कुछ अप्लाई होता है ना, उसी को फोर्स कहते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट लॉ आपको किसकी डेफिनेशन देता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो आप कहेंगे फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने क्या बताया? आप कहेंगे उन्होंने फोर्स की क्वालिटी बताई। क्या बताई? क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटी और क्वांटिटी 2 वर्ड होते हैं, नहीं होते हैं? तो पहले जो लॉ है उन्होंने वहां पर फोर्स के बारे में बताया। एक नोट लिखिएगा, फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स की एक तरीके से इजाद हुआ फोर्स, कि फोर्स क्या होता है। डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट इज मतलब होता क्या है उसको अंदर लिखिएगा। इसके अंदर डेफिनेशन, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, force is an external agent which changes the condition of motion of a body, which changes the condition of motion of the body। मतलब पहला देखिए, जरा ध्यान दीजिए, न्यूटन ने क्या कहा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक कि कुछ ना लगाया जाए उसमें। ये कुछ क्या है? उन्होंने कहा यही फोर्स है। तो एक तरीके से पहला जो लॉ है वो आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। तो नोट में लिखिएगा, फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, दैट इज, इस इन्वर्टर कामा के अंदर फोर्स की डेफिनेशन लिखिए, द फोर्स इज एन एक्सटर्नल, क्या हो? सर विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी से पहले क्या था? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस द कंडीशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। बस, यानी अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन तो है, ठीक है, फर्स्ट लॉ देता क्या है? तो आप कहेंगे फर्स्ट लॉ हमको क्या देता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है, फोर्स के बारे में बताता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? अब कुछ इनर्शिया से संबंधित कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हल्का हल्का हम बताए दे रहे हैं, वो अपने आप करिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई गाड़ी बहुत तेज से चल रही है और हम उसमें बैठे हुए हैं और गाड़ी के एकदम से रुक जाने पर हम आगे झुक जाते हैं, ये कौन सा इनर्शिया है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ मोशन है? सर मोशन। चलती हुई गाड़ी के एकदम से ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुक गई है, हम आगे झुक जाते हैं, ये इनर्शिया किस चीज का है? सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है शायद। शायद नहीं होता है सर इनर्शिया ऑफ रेस्ट मैं कह रहा हूँ। पहले हम किस चीज में थे? मोशन में थे ना? यस सर मोशन में। तो मैं मोशन में रहना चाहता हूँ, हमको ब्रेक लगा के आपने रोक दिया, तो मैं मोशन में रहना चाहता हूँ ना, तो मेरी इनर्शिया काहे की है? जिसमें हम थे उसी में रहना चाहते हैं हम तो चल रहे थे, हमको काहे को ब्रेक लगाया आपने? तो ये इनर्शिया किस चीज की है? जिसमें हम थे। अब इनर्शिया काहे की है बताओ?
जिसमें हम थे वो इनर्शिया होती है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है? मोशन। मोशन है। अब आप ये नहीं करा आपने मोशन बताया था, बाद में आपने कंफ्यूज कर दिया, आपने रेस्ट बता दिया, ऐसा थोड़ी होता है। जिसमें हम थे बोले तो पहले थे, वही इनर्शिया होता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जिसमें हम बस में बैठे होते हैं, बस चल रही होती है, हमारी बॉडी भी उसी वेलोसिटी चल रही होती है। बस के एकदम से रुक जाने पर हमारा वो शरीर का पार्ट जो बस के संपर्क में था, दैट कम्स इन द रेस्ट एंड रेस्ट बॉडी रिमेन्स इन द मोशन, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि जैसे फल तोड़े जाते हैं, अब फल के लिए कहा जाता है ना कि फल को जैसे हिलाओ तो फल गिर जाते हैं। अभी तो हिलाने से फल नहीं गिरता है, वो एक वो ब्रश का आता है एडवर्टीजमेंट, मेरे दांत मजबूत तो मेरी बॉडी मजबूत। वो एक बेटी है ना, वो फल तोड़ देती है, कोलगेट का आता है। तो फल है, फल रेस्ट में है। हमने जब पेड़ को हिलाया तो पेड़ मोशन में आ गए, फल रेस्ट में है। अब फल यहाँ पर है, पेड़ मोशन में आ गया, यानी सिंपल सी बात, पेड़ हट गया फल के पास से, फल टूट गया। तो ये इनर्शिया किसका है? रेस्ट में है, रेस्ट का है, मोशन का है? रेस्ट। रेस्ट का है। तो एग्जांपल्स कर लेंगे ना अपने आप। अब यस सर, कर तो लेंगे एग्जांपल। इन एग्जांपल्स को बताने की जरूरत नहीं है। वो जैसे है कारपेट है, कारपेट को आप बहुत तेज से मतलब कारपेट है, उसको डंडा मारिए तो उससे धूल निकलती है। क्यों? देखिए, जिसमें कारपेट को लटका दिया हमने, तो कारपेट है, उसके अंदर धूल है, दोनों रेस्ट में है। हमने डंडा लिया, कारपेट को बड़ी तेज से मारा, धूल तो थी मूर्ख, वो जानती नहीं थी मोशन में आना है। कारपेट मोशन में आ गई और धूल वहीं खड़ी रह गई। तो धूल वहीं पे खड़ी और कारपेट हट गई वहां से, तो अल्टीमेटली उसको नीचे गिरना पड़ेगा। तो ये इनर्शिया किस चीज का था? जिसमें कारपेट पहले थी, रेस्ट में थी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, दो बॉल लिए हमने, दोनों को ऐसे लुढ़का दिया, एक बॉल 10 मीटर जाके रुक गई, एक बॉल 20 मीटर जाके रुक गई, इनर्शिया किसकी ज्यादा है? दो बॉल है, कैसी है? सेम जैसी उसे हमसे बता रही है। दोनों को लुढ़का दिया, एक 10 मीटर पे जाके रुक गई, एक 20 मीटर जाके रुक गई, दोनों में इनर्शिया किसकी ज्यादा है? सर 20 वाले में ना। इन्होंने 20 बताया, और कोई आंसर में अमेंडमेंट करेगा? सर 10 मीटर। अच्छा, आपने अमेंड कर दिया। और कोई तीसरा अमेंडमेंट करेगा? कम ऑन भाई, थोड़ी इंटरेक्टिव क्लास। प्रज्ञा, सर 20 मीटर। क्यों? सर बिकॉज जो बॉल थी हमने उसे मूवमेंट में डाल दिया, वो मूव कर रही थी। वो अब क्योंकि इनर्शिया कहता है कि हमारी बॉडी जो भी काम कर रही है वो उसी में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, मूव कर रही है तो मूविंग पोजीशन में रहना गुड चाहती है। लॉजिक, क्योंकि फिजिक्स सर मैं भी वही लॉजिक से बोलने वाला चलती है। था। ना 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 ना, देखिए यहाँ तो अच्छी बात है, बोलने वाला अच्छी बात है। 10 क्यों आपने बोला? 10 वाले कौन है? आयुष है, क्या नाम है? नहीं सर, मैंने बोला था सर। 10 बोला था ना? यस किसने सर। 10 बोला? देखो, फिजिक्स को लॉजिकली पकड़ा करिए। जब मैंने दोनों लुढ़का दिया, वो लुढ़कते रहना चाहती है, जो ज्यादा देर तक लुढ़क जाए उसकी इनर्शिया ज्यादा। लॉजिक समझ में आई? यस सर। फिजिक्स को मैं केवल आप शब्दों से ना पकड़िएगा, आप लॉजिक से पकड़े। जब न्यूमेरिकल आप लगाओगे एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के लॉजिक वाले न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है। अब लिखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force। फोर्स के बारे में जानकारी दे दी गई थी पहले से, अभी फोर्स की वैल्यू बताने हम जा रहे हैं। समझाए? पहला नियम क्या कहता है? फोर्स की क्वालिटी बताई गई। क्वालिटी बोले तो वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है? रुकी हुई बॉडी को चला सकता है, क्या कर सकता है?
चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, क्या कर सकता है, बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, क्या कर सकता है, बॉडी का साइज चेंज कर सकता है। तो वो क्वालिटी बता रहा था, अब क्वांटिटी बताने जा रहे हैं कि फोर्स कितना होता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the force applied on the body, is directly proportional to the force applied in the body. मतलब समझिएगा ज़रा ध्यान से। अच्छा एक मिनट, अभी मैंने लिखा था ये, अभी ये लिखा था ये, भी हमने ये क्या लिखा है, ये क्या है, दैट इज की स्पेलिंग कहाँ ये होती है? सर ये शॉर्ट फॉर्म में मतलब ऐसे लिखा जाता है that is। नहीं, लेकिन दैट इज है तो टी आई होना चाहिए था, ये दैट इज में आई कहाँ से आ गया? ना तो उसकी स्पेलिंग में है ना कुछ है, ये कहाँ से आ गया? सर ऐसा हम है, इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं है सर। नहीं बात ये नहीं, ये फिजिक्स में वर्ड आया ना, इसलिए मैं बताऊंगा। इसको कहते हैं इड एस्ट। क्या कहते हैं? इड एस्ट। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब दैट इज होता है। याद करिए, जब नई नई चीजें आया करे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज इट, ठीक है? तो वो अपने आप जब वर्ड आएंगे तो हम खुद ही आपसे बात करेंगे। खैर, क्या कहा उन्होंने कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही तो होता है ना, यस यही सर। तो हमने डेफिनेशन बताई। अच्छा, ये डेल्टा को हम चाहें तो डीपी लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था इसके पहले इंस्टेंटेनियस वर्ड बनाने के लिए डीपी लिख सकते हैं। अच्छा, एज पी इज इक्वल टू क्या होता है, एमवी। सो एफ प्रोपोर्शनेट डी अपॉन dt ऑफ mv। डिफरेंशिएशन याद करिए, m और v में कांस्टेंट कौन है? मास। मास को बाहर निकाल लो, f प्रोपोर्शनेट m इंटू dv अपॉन dt। इसको पहचानते हैं आप? क्या है ये? एक्सेलरेशन। हाँ, तो f प्रोपोर्शनेट m इंटू a। और जब f इज इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k इंटू m इंटू a। ठीक है, ये फार्मूला न्यूटन साहब ने बनाया। पहले इसको लिखिए, फिर इस फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर k इज द, यार k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर में मजा आएगी, बहुत आनंददायक चैप्टर है। थोड़ा सा लॉजिक आपको फिट करना पड़ेगा बस। अब जरा समझिएगा, कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, आप जानते हैं, जैसे जो भी कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे आपने ग्रेविटेशनल छोटे क्लास पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी की कुछ वैल्यू होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने टेंथ वगैरह में? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब पढ़ा होगा न्यूटन का, तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा। तो जब कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है, नहीं होती है, तो जरा समझिएगा लफड़ा क्या है, सावधान। जिस समय ये फार्मूला दिया गया, उस समय फोर्स की वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। और हम देना चाहते थे 1 न्यूटन फोर्स होता क्या है। तो हमने क्या किया, हमने मतलब न्यूटन, हम उन्हीं बगल में बैठे हुए थे, हमने क्या किया, यहाँ पर एज्यूम किया कि अगर मैं इफ एक बॉडी मास 1 की ले लूं, जिसका एक्सीलरेशन 1 हो, और उस पर फोर्स कितना लगे, 1 लगे। जरा ध्यान से फिर समझिएगा, हमें के नहीं मालूम, और के की जानकारी मेरे पास थी भी नहीं, मुझे 1 न्यूटन फोर्स चाहिए था। तो मैंने एफ को 1 माना, एम को 1 माना, ए को 1 माना, तो यहां से के की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। हमने के की वैल्यू क्या मान ली भाई, देखिए सुनिए ध्यान से, हमें F1 चाहिए था, और M को 1 माना, A को 1 माना, मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। हमने कहा भैया K को भी 1 कर दो, तो पूरा 1 आ जाएगा। तो K को हमने 1 कर दिया, तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन के आया, MA।
तो के की वैल्यू यहाँ क्या निकल के आई 1। ये न्यूटन ने अपने आप निकाल दिया। क्यों? वो चाहते थे 1 न्यूटन फोर्स देना, तो उन्होंने कहा भैया के को 1 मान लीजिए यहाँ, तो F इज इक्वल टू ma एक फॉर्मूला आ गया। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये क्या दे रहा है? फोर्स की क्वांटिटी दे रहा है। पहले में क्या दे रहा था? वो फोर्स की क्वालिटी दे रहा था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। अब दे रहे हैं फोर्स होता कितना है भाई जो कर सकता है। उन्होंने कहा ये होता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? यस नोट बहुत करिए। अच्छे से आ रही है। आपको sir. घर में भी समय देना पड़ेगा तब और अच्छे से आएगी, क्योंकि यहाँ से काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी 80% तो मेरा ब्रेन चल रहा है, 20 आपको चल रहा है। अभी घर में तो 100 आपको चलना पड़ेगा। नोट करिए। यानी के की वैल्यू 1 क्यों ली? उसका रीजन था क्योंकि फोर्स के बारे में कोई जानकारी कुछ थी नहीं, इसलिए के को 1 मान। सर ब्रेन भले ही 20% चल रहा है लेकिन हाथ 100% चल रहे हैं, और हमारी आईज भी फंक्शनिंग में है, प्लस ईयर्स भी फंक्शनिंग में है। तो साइंस के अकॉर्डिंग्स में बायोलॉजी कहती है कि अगर जितने अरे बॉडी भाई पार्ट्स। ये लगता है सर डॉक्टर नहीं हो बनेगी। गया ये सर। ये पक्की डॉक्टर है। डॉक्टर ही बनेगी, बायोलॉजी हर चीज में लगा देती है। वेरी गुड। ये अच्छी बात है, जब बढ़िया डॉक्टर बन आई जाना तो कंकर, है। आई कंकर भाई, आई कंकर। ये मैं भी बोलने वाला था सर। लिखिए इसको। हो गया। यस सर हो गया। एक नोटिंग लिखिए यहाँ पर कि सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ फोर्स की क्वांटिटी देता है। तो लिखिए सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, क्वांटिटी ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ बताएगा बदतमीजी ऑफ फोर्स। थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन हैज द इक्वल अपोजिट रिएक्शन। वो कितना बदतमीजी करता है वो उसके बारे में बात की जाएगी, वो बाद में बात की जाएगी। आप लिखिए यूनिट ऑफ फोर्स, एक नोट लिखिए यूनिट ऑफ फोर्स, एक नोट लिखिए यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए 3 प्रकार की यूनिट होती हैं यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट कौन कौन सी यूनिट हम लिखेंगे? अब जरा सावधान, पढ़ा होगा आपने। पहली तो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का एक और नाम है एमकेएस यूनिट। देखो एमकेएस यूनिट एक तो जनरली न्यूटन होता है बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, और दूसरा एम का हो गया किलोग्राम, एक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा यूनिट इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई यूनिट इसकी होती है। दूसरी होती है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट आप जानते हैं न्यूटन में क्या लिखा जाएगा? डाइन या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है। यस सर। और तीसरी है ग्रेविटेशनल यूनिट। ये केजी फोर्स या केजी वेट होता है या ग्राम फोर्स। केजी फोर्स या ग्राम फोर्स होता है। यानी अगर 1 केजी फोर्स है वो 9.8 न्यूटन होता है, या 1 ग्राम फोर्स है तो वो 980 डाइन होता है। अब एक बढ़िया सी बात सुनिए और केवल मन में रखिए अपने। ये ग्रेविटेशनल यूनिट की जरूरत क्या है भाई? क्या जरूरत है बताइए? इस ग्रेविटेशनल यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो ध्यान से। जो न्यूटन है ना फोर्स, न्यूटन जो यूनिट है वो थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट रहता है। समझ आ रही बात नहीं आ रही? यानी जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो कि ग्रेविटी हर जगह चेंज होती रहती है। भाई सिंपल सी बात है, आप अगर एम मास की बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है? एम जी लगता नहीं लगता है?
अब क्योंकि जी की वैल्यू हर जगह चेंज होती रहेगी, और हमने कहा कि ग्रेविटेशनल यूनिट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं, 9.8 से नहीं, जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है ना? क्या 9.8 ही होती है? जी नहीं, प्लेस टू प्लेस जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो चूंकि न्यूटन ग्रेविटी यूनिवर्सल यूनिट है, हर जगह कांस्टेंट रहती है, एब्सोल्यूट यूनिट है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हर जगह वेरी करता है, इसलिए हमको ग्रेविटेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रही बात? यस सर, समझ आ गई बात सर। एक नोट ये लिखवा नहीं रहे, मैं समझा रहा था। एक नोट लिखिए जरा, एज एफ इज इक्वल टू एम ए, इफ एफ इज इक्वल टू 0 implies ma is equal to 0 implies a is equal to 0। पहले इसको लिखिए फिर बताएं हम लिख क्या रहे हैं। क्या कह रहा है ये कह क्या रहा है? सर ये कुछ नहीं को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या मतलब? क्यों, क्या मतलब इन द सेंस कि अगर किसी का जीरो मास होगा तो इट इज मास नॉन कहाँ एग्जिस्टेंट ना। मास कहाँ जीरो किया हमने? हमने ए जीरो किया है, एम को थोड़ी जीरो किया है। एम जीरो नहीं है भाई, ओके ए जीरो किया है। अगर एफ जीरो है और ए जीरो है, हम बताना क्या चाहते हैं? सर, कोई फोर्स पे एक्ट नहीं कर रहा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, कांस्टेंट रेस्ट पे है। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यस सर, ये पहला लॉ है। तो सेकंड लॉ एक तरीके से फर्स्ट लॉ का ये प्रूफ है कि नहीं है? तो अगर मैं कहूं कि सेकंड लॉ आपको एक तरीके से फर्स्ट लॉ देता है तो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यानी वहाँ कि पर। ये हम सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिख दो, दिस शोज दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट लॉ। इसको सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आई बात आज की? यस सर, आज आपने की क्या समझाया? मुलाकात आज की मुलाकात बस इतनी। आगे बातें करेंगे पता नहीं कितनी। नेक्स्ट टर्न पे आगे इसको डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल उसके लगा लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नोट कर लिया? यस यस सर, नोट कर सर। लिया सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू गुड सो नाइट। मच सर। गुड नाइट सर। Right, sir.